सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने हाइटलर लंदन द्वारा प्रतिपादित बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता के आबंध सिद्धांत के बारे में पढ़ा तथा उसके आधार पर होने वाले परमाणविक ऑर्बिटलों के अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणविक ऑर्बिटलों के अतिव्यापन के फलस्वरूप बनने वाले सिग्मा तथा पाई बंधों के बारे में। सिग्मा तथा पाई बंध दो आधे भरे हुए ऑर्बिटलों के अक्षीय अतिव्यापन से जो आबंध बनता है वह सिग्मा आबंध कहलाता है तथा दो आधे भरे ऑर्बिटलों के पार्श्व या पार्श्वीय अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे पाई बंध कहते हैं। अतिव्यापन के समय ही हमने आपको बताया था कि एस.एस.एस.पी. और पी.पी. कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनने वाला बंध सिग्मा प्रकृति का होता है तथा पी के पार्श्व अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। चित्र में दिया हुआ है यस अतिव्यापन और एसपी, ये एसएस अतिव्यापन है, ये एसपी अतिव्यापन है, ये पीपी अतिव्यापन है। इन तीनों के फलस्वरूप बनने वाले बंध की प्रकृति सिग्मा प्रकार की है तथा ये पीपी अतिव्यापन है और इस पीपी अतिव्यापन के फलस्वरूप जो ये बंध बनता है, अतिव्यापन होता है, यहाँ पे पाई बंध बनता है। तो यह एसपी या पीपी अतिव्यापन के फलस्वरूप बनने वाले बंध हैं। अब संयोजकता के आबंध के सिद्धांत के आधार पर कुछ अणुओं की संरचनाएं, जैसे पहला है हाइड्रोजन अणु। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। जब दो हाइड्रोजन परमाणु परस्पर संयोग करके हाइड्रोजन अणु बनाते हैं तो इन परमाणुओं के s ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से सिग्मा आबंध बनता है। अतः हाइड्रोजन अणु में स्थित एकल आबंध जो है वो सिग्मा प्रकृति का है। आप यहाँ देख सकते हैं, एक यस कक्षकीय, दूसरा यस कक्षकीय, दोनों का अक्षीय अतिव्यापन हुआ और इसके फलस्वरूप जो बंध बना वो हुआ सिग्मा आबंध। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं ऑक्सीजन अणु। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2px2 और 2py1, 2pz1 है। इसके संयोजी कोश में दो आधे भरे हुए p ऑर्बिटल हैं। जब दो ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करके ऑक्सीजन अणु बनाते हैं तो एक परमाणु का एक p ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के p ऑर्बिटल से रेखीय अतिव्यापन या अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाता है। यहाँ पर आप देखिए ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल दोनों ने अक्षीय या रेखीय अतिव्यापन किया है, इसके फलस्वरूप बन गया सिग्मा बंध। अब
दो आधे भरे हुए पी कक्षक बचे हुए हैं जिनका आपस में पार्श्व अतिव्यापन होता है और पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप बनने वाला जो बंध है वो पाई बंध है। अतः ऑक्सीजन ऑक्सीजन अणु के बीच में द्विबंध बनता है और इस द्विबंध में एक बंध सिग्मा और दूसरा पाई प्रकृति का होता है। सिग्मा और पाई बंधों की प्रबलता को देखते हैं। सहसंयोजकता के कक्षक सिद्धांत के अनुसार पार्श्व अतिव्यापन से बने बंध रेखीय अतिव्यापन से बने बंधों की तुलना में दुर्बल होते हैं। अतः सिग्मा बंध प्रबल बंध है तथा पाई बंध दुर्बल बंध है। सिग्मा बंध चूंकि प्रबल है इसलिए पाई बंधों की तुलना में इसकी क्रियाशीलता कम है तथा स्थायित्व अधिक होता है। पाई बंध का स्थायित्व कम होता है। अब देखते हैं एकल द्वि तथा त्रिबंधों की लक्षण। विभिन्न अणुओं में ऑर्बिटलों के अतिव्यापन के निरीक्षण से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो एकल बंध यानी एक सिग्मा बंध, द्विबंध यानी एक सिग्मा और एक पाई बंध और त्रिबंध अर्थात एक सिग्मा और दो पाई बंध। अतः किसी भी यौगिक के संरचना सूत्र में उसमें उपस्थित सिग्मा तथा पाई बंधों की गणना कर सकते हैं। एथिलीन के अणु में 4 एकल बंध और एक द्विबंध होता है। अतः एथिलीन के अणु में 5 सिग्मा आबंध और 1 पाई आबंध होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिग्मा बंध कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, दूसरा सिग्मा बंध इस हाइड्रोजन के बीच में, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा कार्बन कार्बन के बीच में और एक पाई बंध कार्बन कार्बन के बीच में पड़ा हुआ है। ये अर्थात 5 सिग्मा और 1 पाई आबंध होता है। यहाँ पे बंधन ऊर्जा, जब कोई त्रिबंध पूर्ण रूप से टूटेगा तो उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बंध टूटेंगे। जब कोई द्विबंध टूटेगा तो 1 सिग्मा और 1 पाई तथा जब कोई एकल आबंध टूटेगा तो उसमें केवल 1 सिग्मा बंध टूटेगा। अर्थात त्रिबंध को तोड़ने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। एकल बंध को तोड़ने के लिए सबसे कम ऊर्जा देनी होगी। अर्थात एकल बंध की बंधन ऊर्जा कम और त्रिबंध की बंधन ऊर्जा अधिक होगी। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध की जो बंधन ऊर्जाएं हैं वो क्रमशः 347, 614 एवं 839 किलो जूल पर मोल पाई गई हैं। अब आबंध की प्रबलता देखते हैं। बंधन ऊर्जा या आबंधन ऊर्जा या आबंधन सामर्थ्य किसी भी बंध की प्रबलता की मापक है। अर्थात बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी उस बंध की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। अर्थात सबसे प्रबल त्रिबंध, उसके बाद द्विबंध और सबसे दुर्बल एकल बंध होगा। जबकि
सिग्मा बंध प्रबल बंध है, पाई बंध दुर्बल बंध है। लेकिन द्विबंध में सिग्मा के साथ एक पाई और त्रिबंध में सिग्मा के साथ दो पाई, इसलिए त्रिबंध सबसे प्रबल, इसके बाद द्विबंध और सबसे दुर्बल एकल बंध होता है। अब इनकी क्रियाशीलता देखते हैं। आबंधनों की क्रियाशीलता, दो पाई आबंधों की उपस्थिति के कारण त्रिबंध सरलता से द्विबंध या एकल बंध में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से एक पाई बंध के कारण द्विबंध सरलता से एकल बंध में परिवर्तित होता है। अर्थात सर्वाधिक क्रियाशीलता त्रिबंध की होती है, इसके बाद द्विबंध की और सबसे कम क्रियाशीलता एकल बंध की होती है। द्विबंध, अब इनका अस्थायित्व देखते हैं। आबंधनों का अस्थायित्व, एकल बंध की तुलना में द्विबंध तथा त्रिबंधों की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण इनकी तुलना में एकल बंध का स्थायित्व सर्वाधिक होता है। अब आबंध दूरी देखते हैं। कार्बन कार्बन एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध की लंबाई इसमें दी हुई है। कार्बन कार्बन एकल बंध की दूरी होती है 1.54 एंगस्ट्राम, द्विबंध की 1.33 और त्रिबंध की 1.22। अर्थात आबंध दूरी का जो घटता हुआ क्रम है वो है एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एकल बंध की दूरी सर्वाधिक होती है, इसके बाद द्विबंध की होती है और सबसे कम दूरी होती है त्रिबंध की। ये दिया हुआ है, एकल बंध इज ग्रेटर देन द्विबंध इज ग्रेटर देन त्रिबंध। अब आते हैं संकरण। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता के आबंध सिद्धांत के अनुसार जैसे मान लेते हैं मीथेन है, तो मीथेन में कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पी कक्षक में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। संयोजकता की अवस्था में एक s का इलेक्ट्रॉन p में प्रतिस्थापित हो जाता है, जिससे कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन चारों कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं असमान होती हैं। जब बंधों का निर्माण होता है तो एक बंध SS अतिव्यापन से और 3 बंध SP अतिव्यापन से बनते हैं। अर्थात चारों बंधों की बंधन शक्ति असमान होती है। लेकिन वास्तव में मीथेन में उपस्थित कार्बन हाइड्रोजन के चारों बंध समतुल्य होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीथेन का, इसमें एक SS है और बाकी 3 SP अतिव्यापन से बने बंध हैं। अब प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर चारों कार्बन हाइड्रोजन आबंध की आबंध दूरी लगभग 108 पिकोमीटर पाई गई। अर्थात संयोजकता सिद्धांत के आधार पर इनके बंध दूरी की व्याख्या करना संभव नहीं है। इसी को आधार मानते हुए हम संकरण की धारणा के बारे में पढ़ सकते हैं। अब संकरण की परिभाषा और नियम क्या है?
किसी भी परमाणु के समान अथवा लगभग समान या तुलनीय ऊर्जा की परमाणविक ऑर्बिटलों के परस्पर मिलकर समान ऊर्जा की उतनी ही संख्या में नवीन समतुल्य ऑर्बिटलों के बनने की प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। अब इसके नियम, यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है और इसे सहसंयोजी अणुओं की संरचना तथा ज्यामिति की व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया। केवल एक अकेले परमाणु के परमाणुक ऑर्बिटल ही संकरण में भाग ले सकते हैं। यदि दो या दो से अधिक परमाणुओं के संकरण की आवश्यकता है तो वो अलग अलग संकरित होंगे। संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की तुलनीय ऊर्जा होनी चाहिए, अर्थात उनकी ऊर्जाओं के अंतर और अधिक नहीं होने चाहिए। संकरण के फलस्वरूप प्राप्त संकरित ऑर्बिटलों की संख्या संकरण में भाग लेने वाली पारस्परिक ऑर्बिटलों की संख्या के बराबर होती है। पुनर्वितरण से प्राप्त सभी संकरित कक्षकों की ऊर्जा, आकार तथा आकृति समान होती है, अर्थात यदि एक यस कक्षक तथा एक पी कक्षक से प्राप्त होने वाले दोनों संकरित कक्षक आकार, आकृति एवं ऊर्जा में एक जैसे होंगे। संकरित कक्षकों में एक लूप छोटा और एक लूप बड़ा होता है। जैसे एस और पी कक्षक संकरित होंगे तो दो एसपी संकरित कक्षक प्राप्त होंगे और इसमें आप देख सकते हैं एक लूप बड़ा और एक लूप छोटा है। संकरित ऑर्बिटल प्रभावशाली तथा परमाणुक ऑर्बिटलों की दिशा ग्रहण करते हैं। जैसे यदि एस पी परमाणुक ऑर्बिटल आपस में संकरण में भाग लें तो संकरित ऑर्बिटल पी ऑर्बिटलों की दिशा को ग्रहण करती है, क्योंकि एस ऑर्बिटल गोलीय सममित होती है और उसकी कोई विशिष्ट दिशा नहीं। अगला, संकरण में भाग लेने वाली परमाणुक ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संकरण प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। फलस्वरूप संकरित ऑर्बिटलों का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास परमाणुक ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संकरण प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जिसके फलस्वरूप संकरित ऑर्बिटलों का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास परमाणुक ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास के समान ही होता है। जैसे यदि किसी परमाणु में 2s1, 2px2, 2py1 और 2pz1 ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं तो प्राप्त 4 संकरित ऑर्बिटलों में से 2 में युग्म तथा 2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। संकरित कक्षक केवल सिग्मा बंध बनाते हैं, अर्थात संकरित कक्षकों से पाई बंध नहीं बनता है। संकरित कक्षकों में एस प्रकृति बढ़ने के साथ संकरित कक्षक का आकार छोटा होता है और इस कारण इसमें बने बंध की लंबाई भी छोटी होती है। बंध ऊर्जा अधिक होती है तथा स्थायी बंध होता है। अब संकरित कक्षकों में एस कक्षक की प्रकृति देखते हैं। जैसे मान लीजिए संकरण यदि sp होता है तो s और p दोनों का कैरेक्टर 50% होता है और बंध लंबाई
सबसे छोटी होती है लगभग 1.2 एंगस्ट्रॉम, जबकि एकल बंध की लंबाई जो होगी कार्बन कार्बन एकल बंध की वो 1.03 एंगस्ट्रॉम होगी। sp2 संकरण होगा तो इसमें s प्रकृति 33% होगी और बंध की लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम। अगर sp3 संकरण है तो इसमें s प्रकृति 25% होगी और बंध की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी। S एवं P कक्षकों के संकरण से प्राप्त संकरित कक्षकों की ज्यामिति या उनके बीच बंध का कोण इस सूत्र से निकालते हैं, cos अल्फा -1/m, जहां अल्फा दो संकरित कक्षकों के बीच का कोण तथा m संकरण में भाग लेने वाले p कक्षकों की संख्या है। तो यह था किसी भी संकरण में s कक्षक की प्रकृति। तो आज के लिए इतना ही। कल हम विभिन्न प्रकार के संकरणों से बनने वाले अणुओं की ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।